अंग्रेज़ों के ज़माने में वे अंग्रेज़ों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में देसी हकीमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिन में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती करे। अब ज़रूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज के इजलास में जोरी और असेसर बनकर, दीवानी के मुकदमे में जायदाद के सुपुर्दगार होकर और गांव के जमींदारियों में लंबरदार होकर किया करते थे। अब वो कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पद का लालच नहीं था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी भी नहीं था। और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा। बुढ़ापा। वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल की हो गई थी। पर राजधानी में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन नहीं दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने आप को जीवित समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामले में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर पे आते थे: गरीबों का मुफ्त इलाज और फ़ायदा ना हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला हो वह तो दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे: प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोग की प्रकट रूप से और गुप्त रोग की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी एक यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक ना मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है, और चूंकि ब्रह्मचर्य को ना मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी की खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य ना रखने से सबसे बड़ा यह हर्ज होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश ना होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था: जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तो भी लड़के इस विज्ञापन को पढ़कर इतने उत्साहित ना होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो दिखने में एक बकरी की लेड़ी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ
और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्चा होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता है। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वीर्य ही है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर दिया जाता था। एक ओर जहां दूध घी तो दूसरी ओर वीर की नदियां बहती थी। उन्होंने आखिरी में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही सनीचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टिका दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिनों बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब याद होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वो पहले से जानता था। रुक्मन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसा कर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वो तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है।